नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में आर्जी तौर पर यानी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तकर्रुर किए गए सफाई कामगारों के अलावा मुस्तकिल मुलाजमत पर मामूर किए गए मुलाजमीन भी शामिल हुए। मुस्तकिल मुलाजमत पर काम कर रहे मुलाजमीन का मुतालबा है कि उन्हें 7वें पे कमीशन के मुताबिक तनख्वाह दी जाए, जबकि आर्जी मुलाजमीन को दी जा रही तनख्वाह की रकम में भी इजाफे की मांग की गई है। मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर आज एक दिन काम बंद किया और हड़ताल पर जाकर अपने मुतालबात से म्यूनसिपल इंतजामिया को वाकिफ करवाया। मेयर और कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी दिया गया। तनख्वाहों में इजाफे को लेकर किए गए मुतालबे को जल्द से जल्द मंजूरी नहीं मिली तो इस एहतजाजी तहरीक को मजीद शिद्दत के साथ चलाने और गैर मुअय्यना हड़ताल करने का भी इशारा दिया गया। महानगर पालिका के कंत्राटी जो सफाई मजदूर है और महानगर पालिका के कायम मजदूर, इनका जो 7वां वेतन का मसला और कंत्राटी कर्मचारियों का केमान वेतन का मसला, ये दोनों चीज़ों को लेकर हम गए 17 महीने से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और कमिश्नर साहब, इनके साथ में हमारी राइटिंग में करस्पॉन्डिंग चालू है। उसके बावजूद भी महानगर पालिका प्रशासन ने बल्दियाई मुलाजिमों को जो न्याय देना चाहिए था, उनके तरफ से न्याय नहीं मिलने की वजह से गए महीने के 30 तारीख को हमने एक दिन का हड़ताल कर महानगर पालिका का कामकाज बंद कर दिए। और 30 तारीख के बाद 30 सितंबर के बाद में आज 26 अगस्त आया। 26 अगस्त तक महानगर पालिका प्रशासन ने जो है तो बल्दियाई मुलाजिमों के बारे में कोई सकारात्मक भूमिका या सहानुभूति या कोई हमदर्दी नहीं बताए। इसलिए हमारे कर्मचारी बहुत बुरे पैमाने पर उनके ऊपर नाराज़ है। और नाराज़गी का मकसद एक ही है कि हमारे स्वच्छता सहायक आयुक्त श्री सादिक साहब गए 17 महीने से हमारे मुलाजिमों के ऊपर जुल्म करने का काम कर रहे, जो कि कंत्राटदार के फेवर में उन्होंने काम कर रहे। और विलास भूसीकर जो बोल के अंतर्गत लेखा परीक्षक है, जो उनका काम है कि हर बिल को तपासनी करके आगे बढ़ाना, लेकिन 17 महीने से लेकर वो भूसीकर साहब ने जो है तो हमारे मुलाजिमों की तनख्वाह किस प्रकार की दी जा रही उसको नहीं चेक करते हुए सीधे तरीके से कंत्राटदार का घर भर दिए और हमारे मुलाजिमों के ऊपर जुल्म करे। इस निषेध में, इस जुल्म के खिलाफ आज हम 26 तारीख को गेट सभा का आयोजन करने वाले हैं और कल 27 तारीख को हमारा काम बंद रहेगा। 29 तारीख को आज़ाद मैदान मुंबई में हमारा एक दिन का राज्य के पूरे महानगर पालिका के मुलाजिमों का धरना आंदोलन है। और इस आंदोलन से भी अगर हम प्रशासन को अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आने वाले गणपति उत्सव में हम बेमुदत काम बंद कर प्रशासन को ठिकाने पे लाने का हमारा इशारा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे ने पार्लिमानी इंतखाबात में 1,60,000 से ज्यादा वोट लेकर तमाम सियासी तजिया निगारों को चौंका दिया था। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने असेंबली इंतखाबात के लिए भी अब कमर कस ली है और पूरी ताकत के साथ इंतखाबात लड़ने का मंसूबा बनाया गया है। इसी मंसूबे के तहत अलग अलग तबकात से वाबस्ता अफराद से राब्ता कायम करने के लिए प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज ओबीसी, बलूतेदार, अलूतेदार, भटके विमुक्त तबकात के लोगों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत यशपाल भिंगे ने की। मीटिंग की तफसीलात के बारे में पूछे गए सवाल पर यशपाल भिंगे ने अपनी बात को कुछ इस अंदाज में पेश किया। आज अलूतेदार बलूतेदार जोड़ो अभियान, इसके ओर से भीमराव दड़े साहब और गोविंदजीत दड़वी, ये हमारे दो वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर आज नांदेड़ जिला के दौरे पे है। आज अलूतेदार बलूतेदारों की अच्छी बैठक, बड़ी तादाद में वहाँ पे सब प्रतिनिधि आए थे, अभी रेस्ट हाउस में हुई और सभी लोगों ने एक विश्वास जताया कि हमें बाला साहब की जो राजकीय भूमिका है वो मान्य है और हम बाला साहब अंबेडकर जी की, बैरिस्टर ओवैसी साहब जी की जो वंचित बहुजन आघाड़ी है उसको हम बढ़ावा देंगे। लोकसभा में क्या हुआ वो बातें भूलकर अभी असेंबली इलेक्शन में हम जोरों शोरों से पूरा हमारा देहात का जो समाज है उसको लेके बाला साहब की ताकत बढ़ाएंगे। ये निर्धार इन लोगों ने उस बैठक में व्यक्त किया है। बलूतेदार अलूतेदार सत्ता संपादन अभियानाच्या संदर्भामध्ये हा अभियानाचा कार्यक्रम आहे। या अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही ज्या बलूतेदार अलूतेदारांना आतापर्यंत सत्तेपासून वंचित ठेवल्या गेलं होतं, अशा बलूतेदार अलूतेदार यांच्या छोट्या मोठ्या जातीतल्या लोकांना आम्ही या ठिकाणी विधानसभेच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकर ही संधी देणार आहेत।
या ठिकाणी बाळासाहेब आंबेडकरांनी विधानसभेमध्ये मायक्रो ओबीसी थ्रू त्यांना उमेदवारी देऊ अशा पद्धतीची भूमिका घेतलेली आहे आणि त्यांना आम्ही या ठिकाणी संवाद साधत आहोत, समन्वय ठेवत आहोत. त्यांच्यासोबत आमचा डायलॉग चालू आहे की बाळासाहेब आंबेडकरांची जी काही मानवतेची, संविधानाला धरून असलेली, लोकशाहीला धरून असलेली, खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे सामाजिकीकरण करणारी भूमिका काय आहे. इस दौरान मीडिया नुमाइंदों की जानिब से एमआईएम के रोल के बारे में भी सवाल पूछा गया, जिस पर यशपाल भिंगे ने कुछ इस अंदाज में अपने तासुरात जाहिर किए. नहीं, ज़मीनी वर्क हो जाएगा इंशाल्लाह. हमें बहुत अच्छी तरह से लोग मिल रहे हैं और जो युवा वर्ग है मुस्लिम समाज का, वो बाला साहब के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. उनका भी अभियान जल्दी ही आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में वो काम करेंगे, वो भी अभियान चलेगा. कांग्रेस बोलती है कि भाई हमें मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया, उसके बारे में भी बहुत चिंतन बाला साहब ने भी हर जगह व्यक्त किया है. ओवैसी साहब भी इसके बारे में बोले हैं और हम इसमें कुछ दुख नहीं मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने माइंडसेट किया था मोदी को गिराना है और कांग्रेस को वोट देना है. और कांग्रेस ने हमारे बारे में जो कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसका कुछ ना कुछ असर हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल पे हुआ और उसका भी परिणाम हो सकता है. मगर आज जब पार्लियामेंट का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो कुछ राजनीति में का जो एक अलग सा हमारे सामने चित्र आया, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम असेंबली के इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बाला साहब ओवैसी साहब के साथ खड़े रहेंगे और जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उनको पता चला है कि ये जो आरएसएस संघ प्रणीत जो कम्युनल फोर्सेस है, बीजेपी शिवसेना वालों, उनके साथ टक्कर देने की जो ताकत है वो वंचित बहुजन आघाड़ी की ही है. उनकी ताकत बढ़ रही है और उनको बढ़ावा देना है और हमारे लोकशाही जो प्रणाली है उसको बचाना है, संविधान को बचाना है. इसलिए जो मुस्लिम समुदाय का युवा है जो अभी तक राजनीति में नहीं आया था, वो युवा हमसे बात कर रहा है. ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ. लोकसभा में एमआईएम ने जितना काम करना चाहिए था उनका उतना किया है, उनका अच्छा योगदान रहा है और हमने अब पान पलटा है. हम आगे का देखते हैं, हम पीछे का नहीं देखते. मगर जितनी उनकी ताकत नांदेड़ जिला में है, उनकी ताकत हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी को उन्होंने दी है और हम एक साथ आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे. Xiaomi यानी एमआई कंपनी के एक और शोरूम का इफ्तिताह अमल में आ गया है. शहर के गांधी पुतला नंदीग्राम मार्केट नांदेड़ में एमआई कंपनी के शोरूम का शानदार इफ्तिताह नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर के हाथों रिबन काटकर आज अमल में आया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से संतुकराव हंबरडे, चैतन्य बापू देशमुख, मोहम्मद जफरुद्दीन के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे. तमाम मेहमानों ने नए शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर मोहम्मद सलीम अशरफी, मोहम्मद याकूब अशरफी, मोहम्मद जावेद अशरफी को मुबारकबाद पेश की और कारोबार में तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन में एमआई का नाम सरे फहरिस्त आ गया है. जब भी एमआई का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, ग्राहकों की पहली पसंद बन जाता है. मोबाइल हासिल करने के लिए अब तक ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ रही थी. कई मरतबा ऑनलाइन में भी काफ़ी इंतज़ार के बाद मोबाइल दस्तयाब हो पाता था. ऐसे में नांदेड़ शहर के गांधी पुतला नंदीग्राम मार्केट में एमआई के शोरूम का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन गया. अब जबकि गांधी पुतला नंदीग्राम मार्केट इलाके में ये शोरूम शुरू हो गया है, इफ्तिताह के पहले दिन ही कसीर तादाद में लोग एमआई शोरूम पहुंचे और अपनी पसंद का फ़ोन हासिल किया. इसी तरह शोरूम में तमाम प्रोडक्ट भी दस्तयाब रहेंगे, जिनमें एलसीडी टीवी, एसी, फ्रिज, बैग, दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी ग्राहकों के लिए दस्तयाब करवाई गई है. आज अभी मोबाइल शॉपी का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है. एक्चुअल में ये प्रोग्राम सुबह रखा गया था. देश के नेता अरुण जेटली साहब का देहांत होने से ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया और अभी इसका इनॉग्रेशन हम लोगों ने किया है. नांदेड़ में ये कंपनी का दूसरा शॉप है और आज जो लोगों को चाहिए, आप अगर देखते तो ये मोबाइल का ज़माना हुआ है पूरा. एक टाइम आदमी को खाने को नहीं मिला तो चलता, मगर मोबाइल साथ में होना इसी का नहीं. और लोगों की डिमांड ध्यान में रखते हुए यहाँ अभी मोबाइल शॉपिंग का यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है. मैं बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुभेच्छा देता हूँ. इनका बिजनेस बढ़े और इनको हाथी और तीसरा एक शॉप यहाँ नांदेड़ में बन जाए, तो इससे ज़्यादा तो
इनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है ऐसा मेरे को लगता नहीं। आज हमारे एमआई स्टोर का एमपी के हाथ से चिखलीकर साहब के हाथ से इनॉग्रेशन हुआ है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब भी आए वाले अफजल सेठ परवनी से और बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ पे आए वाले हैं। उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। और सबसे अच्छा इधर जो हम ऑनलाइन के जो प्रोडक्ट्स है जिसका शोरूम डाले, अभी सारे लोगों को एक खुशखबरी ये है जो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन रेट में यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, टीवीज़ है, बहुत सारी एसेसरीज़ हैं, बैग्स है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन रेट में उपलब्ध हो जाएगी। गांधी पुतले पे एमआई का एक्सक्लूसिव स्टोर का ओपनिंग हुआ है। एमआई के मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, फिटनेस बैंड्स, एक्सेसरीज़, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। ये पूरे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बनते हैं। हिंदुस्तान में इसके 7 फैक्ट्री है। 7 फैक्ट्रीज़ के अंदर में 20,000 कर्मचारी है, जिसमें से 90% महिला कर्मचारी है। सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि ये कंपनी महिला को काम देने में बढ़ावा देती है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट की मोबाइल फ़ोन खास करके आप देखेंगे ये क्वालिटी में नंबर 1 है, हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। और इसकी खासियत ये है कि ये कंपनी बगैर कोई फजूल खर्च किए जो भी खर्च करना होता है उसकी वजह वो कम कीमत में ग्राहक को ये मोबाइल उपलब्ध करती है। इसलिए ये बहुत ही लुभावनी, बहुत ही ऑनेस्ट प्राइस में कंपनी ये प्रोडक्ट अवेलेबल करती है। दूसरे ब्रांड्स अगर आप देखेंगे वो फजूल खर्च करते हैं और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ाया जाता है और वो कस्टमर को प्राइस पास ऑन किया होता है। नांदेड़ मोबाइल यूज़ करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सभी नागरिकों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज हमारे दोस्त आली जनाब जावेद भाई अशरफी वालों को मुबारकबाद देता हूं और उनके परिवार को कि एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है यहाँ पर एमआई के नाम से। जो मोबाइल हमको ऑनलाइन मिलते थे, लेकिन ऑनलाइन देखने के पहले हमारा लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जो चीज़ हम देखते नहीं तब तक पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर आने के बाद में गांधी पुतले पे एक अच्छा चांस है कि आपको जो चीज़ ऑनलाइन जिस कीमत में मिलती थी उसी प्राइस में यहाँ पर दस्तयाब है और आप जो है अपनी ख्वाहिश को कम बजट में पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर में एक ख़ास बात कंपनी की है कि महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दिया है और मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए भी जो है मोबाइल और जेंट्स के लिए भी मोबाइल है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसका सही इस्तेमाल हो, हमारे भाई को सही तरक्की मिले। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और अपने देश का और अपने फैमिलीज़ का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहीद भगत सिंह रोड पर वाक़ मंदिर की दान पेटी से रकम की चोरी की वारदात सामने आई है। शहर के शहीद भगत सिंह रोड पर वाक़ श्री झूलेलाल मंदिर में गुज़िश्ता शब नामालूम चोरों ने मंदिर में रखी हुई दान पेटी को तोड़कर इसमें रखी हुई रकम चोरी की और करीबी खुली जगह पर दान पेटी को फेंक दिया। हमेशा की तरह आज सुबह मंदिर के पुजारी मनीष महाराज ने मंदिर का दरवाजा खोलने पहुंचे तो देखा कि मंदिर के दरवाजे की कुंडी टूटी पड़ी है। पुजारी ने फौरन मंदिर के जिम्मेदारान को फोन करके इसकी इत्तला दी। जब मंदिर का गेट खोलकर देखा गया तो इस मंदिर में रखे हुए दान पेटी को नामालूम चोरों ने तोड़कर इसमें रकम चोरी करने का पता चला। इस मंदिर के ट्रस्टी और जिम्मेदारान ने इसकी इत्तला वजीराबाद पुलिस स्टेशन को दी है। पुलिस ने चोरी की वारदात का पंचनामा किया। हफ्ते की देर रात में चोरी करने से कबल इस मंदिर के सामने वाले रोड पर एक गैरेज में रखे हुए साजो सामान की चोरी की, जिसके सबब औजारों से श्री झूलालाल मंदिर के ताले तोड़े गए। इस मंदिर का तामीराती काम शुरू होने के सबब मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे, लेकिन इस मंदिर से थोड़ी ही दूर नेशनल बैंक वाक़ है, जिसमें लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच पड़ताल की जा रही है ताकि चोरों का कुछ सुराग हासिल किया जा सके और उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। मंदिर से फ़ोन आया महाराज का कि भाई आपके मंदिर में आइए सर, कि मंदिर में कुछ हुआ है। जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि दरवाजे के कड़े कुंडियाँ तोड़े वाले हैं और उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में इतला किया। पुलिस स्टेशन की गाड़ी आई, वहाँ से गाड़ी आने के बाद उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले। मंदिर के दरवाजे खोलने के बाद हमारे ध्यान में आया कि हमारे मंदिर की पेटी, दान पेटी जो है वो चोरी गई है। वो मंदिर की दान पेटी यहाँ से हमारी गई है। उसके बाद हमारे मंदिर में से बाकी कुछ भी नहीं गया है, हर चीज़ वहीं पे है, सब जगह पे सिर्फ दान पेटी गई है। और वो दान पेटी भी हमें बाद में बाजू में जो गुरुद्वारा बोर्ड की जगह है उसमें डाले वाले मिले और हमारा बाजू में काम चालू होने की वजह से हमारे सीसीटीवी कैमरा के वायर्स थोड़े कट हुए थे। इसके लिए हमारे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं आया है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ हमारे मंदिर में दान पेटी गई है और वो दान पेटी भी तोड़ी हुई मिली है हमको। जो
दानपेटीमध्ये जवळ नियर अबाउट हमारा कलेक्शन महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये रहता है। तो अब वो 31/7 को हमने पेटी खोली थी। उसके बाद अभी आज 24 दिन का कलेक्शन जो है अंदाज़ा 15 से 18 हज़ार रुपये हो सकता है। गैरेज का शटर ऊपर तोड़ के जो है सवेरे मेरे को जाते आते इसने बोला कि हमीद भाई आपका शटर चोरों ने तोड़ दिया है। तो मैं घर से आया, देखा उसको। देखने के बाद शटर में को टूटा वाला दिखा, सामान अंदर का स्क्रैप उन्होंने निकाल ली, सामान उसने टालियाँ वगैरह निकाल लेता। EPS पेंशन याफ्ता मुलाजिमीन के कौमी सतह का इजलास गुरुद्वारा लंगर साहिब में मुनक़िद हुआ। इजलास में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया। EPS 95 वजीफ़ायाब अफराद का आज राष्ट्रीय अधिवेशन शहर के लंगर साहब गुरुद्वारे में मुनक़िद हुआ। EPS 95 वजीफ़ायाब अफराद ने यह आंदोलन मुल्की सतह पर मुनक़िद किया है, जिसमें मुल्क भर के 65 लाख वजीफ़ायाब अफराद ने इंसाफ मिलने की खातिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जानिब से मुल्क के 27 रियासतों और 4 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस इजलास में वजीफ़ायाब अफराद ने रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें पहले 60 रुपये से 2500 रुपये तक का इजाफा करके वजीफ़ा दिया जा रहा है। इस वजीफ़े में इजाफा करके कम से कम 7500 महंगाई भत्ता दिए जाने का मुतालबा वजीफ़ायाब अफराद की जानिब से किया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ मुतालबात इजलास में वजीफ़ायाब अफराद ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। EPS 95 या योजनेअंतर्गत EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीची जी स्थापना झाली, ज्याचा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, ही संघटना 27 राज्य आणि 4 युनियन टेरिटरी केंद्रशासित प्रदेशामध्ये स्थापन झाली आणि इथे त्या सर्वचा परिपाक म्हणून जे देशभरात आम्ही आंदोलन केले मागच्या 3-4 वर्षामध्ये, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, त्यात मुंडल आंदोलन असेल, त्यात आम्ही नग्न आंदोलनं केली, भिक्षा आंदोलन केलं, आमरण उपोषणं, इव्हन आत्मदहनाचे कार्यक्रम। तर आम्हाला या सगळ्यामध्ये अजूनही सरकारने पाहिजे तशी आमची दखल घेतली नाही। आता आमच्या संघटनेचा पुढचा उद्देश काय, पुढे या संघटनेला किती तीव्रता आंदोलनात आणावी लागेल, का आम्हाला जीव द्यावा लागेल, का जीव घ्यावा लागेल, या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक पाहण्यासाठी देशभरातून 22 राज्यातून आमचे प्रतिनिधी आले। परवा दिवशी पत्रकार परिषद झाली, काल राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यात देशातल्या सर्व पेन्शनधारकाच्या भावना त्या राज्यातल्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आणि पुढे चालून आमच्या संघटनेने हा लढा कसा चालू ठेवायचा यासाठी काल जी बैठक झाली, त्याचं आज सर्व या जनसामान्य सर्व आमच्या संघटनेच्या सदस्यांचा हा राष्ट्रीय मेळावा आहे आणि या राष्ट्रीय मेळाव्यामध्ये त्याचं आम्ही ते सांगणार आहोत की पुढे आमचा उद्देश काय असणार आहे। या अधिवेशन आयोजित करण्याचं कारण एकच आहे की आम्ही गेल्या 4-5 वर्षापासून आमचे जे पेन्शन बांधव आहेत, ज्यांना 200 ते 2000 पर्यंत पेन्शन मिळते, त्यांना 7500 रुपये आणि त्याच्यावर महागाई भत्ता द्यायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी आम्ही अनेक आंदोलन केले, तालुका लेवल पासून तर जिल्हा लेवल पर्यंत, परंतु सरकारने त्याची आणखीनही दखल घेतली नाही। सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आणि आमची जी मागणी आहे ती सरकार दरबारपर्यंत पोहोचण्यासाठी आज राष्ट्रीय मेळावा आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। या मेळाव्याला 21 राज्यातून प्रतिनिधी आलेले आहेत आणि महाराष्ट्रातून सगळ्या जिल्ह्यातून या ठिकाणी अधिवेशनला आपले पेन्शनर्स बांधव आले आहेत आणि राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सर्वच NSCचे मेंबर या ठिकाणी आलेले आहेत। काल आमची NSCची बैठक झाली, त्याच्यामध्ये निर्णय झालेला आहे की सरकारने जर लवकर निर्णय नाही घेतला तर याच्या पुढचं आंदोलन आमचं रस्त्यावर उतरण्याचं राहील। त्यासाठी आम्ही आज या अधिवेशनामध्ये एक ठराव घेणार आहोत पुढच्या आंदोलनाबद्दल आणि हे आंदोलन पूर्ण भारतामध्ये पेटलेलं आहे आणि आमची पेन्शन वाढवून घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शहर के सिक्किम सभागृह हाल में किसानों के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप में ज़राअती शोबे के माहिरीन ने किसानों की जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्तकारी किस तरह की जाती है उसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह फसल को ख़राब होने या नुकसान से बचाने के लिए क्या कुछ इक़दाम किसान तबका कर सकता है, इस पर भी रोशनी डाली गई। किसानों से मुताल्लिक़ इस तरबियती वर्कशॉप में नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर, हिंगोली ज़िले के MP हेमंत पाटिल, ज़िला परिषद के सदर शांताबाई जवड़गांवकर के अलावा कई अफराद मौजूद थे। इस तरबियती वर्कशॉप में 3000 से ज़ायद किसानों ने शिरकत दर्ज की। मी
भागवतराव देवसरकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांची मनापासून अभिनंदन करतो की या निमित्तानं शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळावं आणि त्याचबरोबर काही गुणवंतांचा सत्कार त्यांनी इथं घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत या समस्या या निमित्तानं एक ऐरणीवर येण्यासाठी त्यांचे जे प्रयत्न आहेत अतिशय चांगले प्रयत्न आहेत आणि इथून काहीतरी दिशा घेऊन निश्चित शेतकरी गावाकडे जाणार आहे. आणि जो नवीन हायटेक तंत्रज्ञान जो शेतीचा आलेला आहे तो आणि नवीन जे आता फेरबदल होता चाललेले क्लायमेटमध्ये याच्यामध्ये त्या संदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या विविध अडचणी सॉल्व करणे आणि आता कृषी परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही आता एक शेतकरी प्रोड्युसर कंपनी काढणार आहोत, जेणेकरून जो शेतकऱ्यांचा माल आहे तो इथेच त्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन बनवून तो देशात विदेशात आपण निर्यात करणार आहे. म्हणजे शेतकरी मालकीची कंपनी काढणार आहे आणि शेतकऱ्यांना जे आपण मार्गदर्शन करणार आहे हे मार्गदर्शन करता वेळेस आपल्याला सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडायची है. MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.